हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके प्रथम नियम के अनुसार जब किसी कुंडली चालक या परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है, यानी कि उसको कट करता है या लिंक होता है, तो उसमें वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। यानी कि जब भी किसी भी तार को किसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चेंज हो रहे मैग्नेटिक फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में रखा जाएगा, तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये लिखा गया, ये प्रथम नियम है इनका। तो यहाँ पे उसी का द्वितीय नियम है, इसको देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये है कि उसमें जो भी फ्लक्स हम लोगों ने बात करी कि लिंक हो रहा है, और लिंक होने के बाद उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमेशा जो है ऋणात्मक होता है फ्लक्स चेंज के कारण से। तो उसका जो ईएमएफ है, फार्मूला अगर देखें तो ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि समानुपाती होता है कितना फ्लक्स, एक छोटा सा हिस्सा फ्लक्स चेंज हुआ और कितने टाइम में चेंज हुआ। अगर उन दोनों को हम आपस में डिवाइड कर दें, भाग दे दें, तो ये हमें मिलेगा। अब इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन आगे किया गया है। इसमें कहा गया कि आप एक छोटा सा हिस्सा ले लें डिफ्रेंशिएशन के टर्म्स में, तो आप देखिए तो डेल फाई बाई डी टी की जगह पे डी फाई अपॉन डी टी लिख दिया गया है। और एसआई यूनिट में जो प्रोपोर्शनैलिटी है उसकी 1 होता है, तो इसलिए यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी हटा के डी फाई अपॉन डी टी आ जाता है माइनस का। और उसके बाद कहा गया कि अगर जो नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी कि जो तार है वो एक की जगह पे कई बार उसको घुमाया गया है, तो उसको हम एन फाई कहेंगे। एन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए क्योंकि अब फ्लक्स जो है हमारा एन टाइम्स हो जाएगा, तो इसलिए एन कांस्टेंट है, वो डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ गया है और हमें मिल जाएगा एन डी फाई अपॉन डी टी। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कहा गया कि अब ऐसा भी, ये जो ऊपर का डेफिनेशन है उसमें यह है कि हो सकता है कि शुरुआत में कोई भी फ्लक्स ना हो, लेकिन अगर कोई फ्लक्स हो तो उस केस में शुरुआत में ही कोई फ्लक्स पहले से लिंक हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि प्रारंभिक जो फ्लक्स है वो हमारा एन फाई 1 है और अंतिम फ्लक्स एन फाई 2 है। तो टी सेकेंड में फ्लक्स का चेंज परिवर्तन कितना हो जाएगा, जो लास्ट है वो माइनस इनिशियल वाला, तो इसलिए एन फाई 2 माइनस एन फाई 1 है। तो उसके अकॉर्डिंग परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, यानी कि यहाँ जो लिखा गया था डी फाई, जैसे ऊपर लिखा गया था डी फाई कितना फ्लक्स चेंज हुआ कितने समय में, तो वही चीज़ है डी फाई अपॉन डी टी। और उसी को ईएमएफ के टर्म्स में अगर लिख दें तो वही सेम चीज़ जो ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे लिखी थी वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी गई है, बस वो फाई 2 माइनस फाई 1 और T2 माइनस T1 के टर्म्स में है। और नंबर ऑफ टर्न्स अगर n होगा तो n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो हमें फिर से वही फार्मूला मिल जाएगा E इज इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी। अगर फाई 1 माइनस फाई 2 को अगर हम लोग जो है उसके टर्म्स में ले लेते हैं, फाई लिख लेते हैं, और T2 माइनस T1 को हम लोग डी टी लिख देते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन पे भी आप एक बार ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट जो है आपका सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस है, यानी कि स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। तो अब यहाँ पे जो लिखा गया है ये वही चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं स्वप्रेरण। तो स्वप्रेरण यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस, तो इसमें क्या है कि कोई भी एक कुंडली का मतलब एक सिंपली इंडक्टर है, एक कॉयल है, जैसे इस तरीके से वायर यहाँ देखिए तो घुमा दिया जाता है, तो यही बन जाता है इंडक्टर, और उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब उसमें धारा प्रवाहित होती है तो उस पर चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उसके मान में परिवर्तन में कुंडली लिंक फ्लक्स परिवर्तन होता है। यानी कि अगर उसके धारा में कोई भी परिवर्तन किया जाए तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स भी परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि अगर मुख्य धारा को बढ़ाया जाएगा तो जो भी इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, जब आप यहाँ पे करंट फ्लो करवाएंगे तो इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड फ्लो प्रोड्यूस होगी, और वो ये लेंज लॉ ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो अपने ही फील्ड से ये कॉयल लिंक होगा। और अभी हम लोगों ने जो है ऊपर पढ़ा था यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि जब भी कोई कॉयल मैग्नेटिक फील्ड से लिंक होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और ये पाथ हमारा क्लोज है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगी, जो कि
इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण करंट होगी वो हमेशा मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी कि अपने साथ होने वाले हर चेंज का अपोज करेगी। तो अगर ये करंट बढ़ेगा तो उल्टी डायरेक्शन में ये करंट भी बढ़ेगी। तो ये आपका ऐसा सिचुएशन होता है। और ये किस कारण से हो रहा है? सेल्फ इंडक्टेंस के कारण। सेल्फ इंडक्टेंस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये अपनी ही फील्ड के कारण यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो गई है, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस हुआ है और उसके कारण से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो गई है। अब दूसरी बात हो रही है यहाँ पे दूसरे डायग्राम में कि अगर ये जो मेन धारा है इसका मान आप घटा रहे हैं, तो घटाएंगे तो ये क्या कॉइल सोचेगा कि क्या करेगा? अपने साथ होने वाले चेंज को अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए क्या करेगा कि अगर यहाँ पे धारा कम हो रही है तो ये चाहेगा कि धारा ना कम हो, तो इसलिए इसी डायरेक्शन में ही यहाँ पर भी फिर से करंट जो है वो इंड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो यहाँ पर आप थोड़ा सा ज़रूर देख लें कि सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ वह होता है जो कॉइल में उसी कॉइल से होने वाले फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, यानी कि अपने ही फील्ड के कारण से जो यहाँ पे इंड्यूस होता है उसी को बोलते हैं हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और सेल्फ इंडक्टेंस क्या है कि वह गुण है कॉइल का जिसके कारण स्वयं में धारा स्वयं में प्रवाहित धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। यह स्वप्रेरक उस कॉइल के उत्पन्न स्वप्रेरित ईएमएफ के कारण उत्पन्न होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ भी डिस्कस किया था कि क्या होगा जब यहाँ पे धारा बढ़ाएंगे तो ये करंट पहले शुरू में कम रही होगी तो ये सोचेगा कि इसमें करंट कम रहे तो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और यहाँ पे धारा को अगर घटाएंगे तो ये सोचेगा कि धारा कम ना हो, इसलिए उसी की डायरेक्शन में ही धारा को बढ़ाएगा। ठीक है, तो अभी इस पर आप ज़रूर देख लीजिए, और अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझसे ज़रूर ग्रुप पे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद जो है इसके गुणांक की बात की जा रही है कि अभी जो ऊपर यहाँ बात की गई थी कि यहाँ पे गुणांक क्या होता है। इसका गुणांक का मतलब है कि यहाँ पे इंडक्टेंस L की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। यहाँ पे जो L है उसी की वैल्यू कैलकुलेट करने की यहाँ कोशिश की गई है। तो देखिए लिखा है कि सपोज किसी कुंडली में धारा I प्रवाहित हो रही है तथा धारा के कारण कुंडली के प्रत्येक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स φB है। यदि कुंडली में तार यानी कि जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, मतलब कितनी बार उसको लिपटा गया है, वो n है, तो फ्लक्स लिंकेज हो जाएगा n इंटू फाई, क्योंकि n टाइम्स है, और कुंडली में धारा I है तो n फाई जो है वो I के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब यह है कि जितनी ज़्यादा करंट हम फ्लो देंगे उतनी ज़्यादा n फाई की वैल्यू भी होगी, और ये प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो यहाँ पर आ जाता है L, और इसी को कहा गया है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। वो L से आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि यदि समीकरण में I की वैल्यू 1 एम्पियर ले लें और L n फाई अपॉन n इंटू फाई भी है, अर्थात स्वप्रेरण कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियाँ की संख्या के बराबर है, जबकि कुंडली में धारा यूनिट करंट प्रवाहित हो रही है। यदि कुंडली में धारा में परिवर्तन करने पर उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तो क्या होगा? E इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ऊपर हम लोगों ने पहले टॉपिक में डेराइव किया था, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। और फाई की वैल्यू यहाँ पर ऊपर हम देख रहे हैं कि एन फाई आ रही है टोटल, तो एन फाई यहाँ रख देंगे, और एन फाई की वैल्यू आप देख रहे हैं कि एल आई है तो यहाँ पे एल आई रख दिया जाएगा, और जैसे ही आप यहाँ एल आई रखोगे ई की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी एल आई अपॉन डी टी, जिसमें एल कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा एल डी आई अपॉन डी टी माइनस के साथ में। अब यहाँ पर आप देखिए तो थोड़ा L की वैल्यू कैलकुलेट किए गए इसी फार्मूले से, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा L इजगल टू माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। और उसके बाद उसकी 1 हेनरी के बारे में बताया गया है कि कैसे निकलेगा 1 हेनरी। 1 हेनरी क्या है? ये जो इंडक्टेंस है इसकी यूनिट है। यूनिट जैसे रेजिस्टेंस प्रतिरोध की यूनिट होती है ओम, वैसे ही जो इंडक्टर है इंडक्टेंस L है उसकी यूनिट होती है हेनरी। तो ये 1 हेनरी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इसकी वैल्यू जो है वो कितनी होगी, और यहाँ पे माइक्रो मिली के बारे में बताया गया है कि 10⁻⁻⁶ और इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी उनकी बीमाओं के बारे में है, तो सिंपल है जो ऊपर है उसी को दोबारा लिखा गया है यहाँ पे। उसके बाद जो है ये आपको यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, लेकिन था, अगर आपको देखना हो तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे ये सिलेबस में नहीं है क्योंकि सिंपली लिखा है कि आपका सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में है। उसके बाद जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस, अभी ये था सेल्फ इंडक्टेंस ऊपर पढ़ा हम लोग। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब यह है कि यहाँ पे 2 कॉइल होंगी और एक कॉइल के कारण दूसरे कॉइल में यहाँ पे फ्लक्स इंड्यूस होगा।
ये पहले वाले कॉइल का फ्लक्स दूसरे वाले कॉइल से लिंक होगा और यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा और यहाँ पे हमको करंट की वैल्यू भी मिलेगी। तो इसी चीज़ को कहा गया है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि एक कॉइल का फील्ड दूसरे कॉइल से जब लिंक होता है तो वहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जबकि पहले वाले में था कि अपने ही कॉइल के फील्ड के कारण से ही खुद ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसलिए उसको वहाँ पे सेल्फ कहा गया था, स्वप्रेरण। तो इसके जो है गुणांक की भी बात की जा रही है तो वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे वहाँ पहले था। यहाँ पर भी कहा गया कि n phi 2 इज इक्वल टू I1 और n phi 2 यहाँ पे कांस्टेंट हटा दिया जाएगा तो यहाँ पे m1 इंटू आई आ जाएगा और हमको यहाँ पे m की वैल्यू मिल जाएगी n phi 2 अपॉन I1। और ईएमएफ इंड्यूस अगर हमको निकालना है तो E इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, यानी कि सेकेंड कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स n2 है तो n2 डी फाई अपॉन डी टी, और यहाँ पर आ जाएगा हमको माइनस एन डी एन टू फाई अपॉन डी टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर n2 को अंदर कर दिया जाए तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी, वो एक ही चीज़ है। फिर यहाँ पर हमको अगर m के टर्म्स में बात करनी है तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि n phi 2 की वैल्यू m इंटू I1 है तो यहाँ पर हमको m इंटू I1 मिल जाएगी और यहाँ से m की वैल्यू हम फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं ऊपर वाले ही फार्मूले से। फिर इसके बाद फिर वही उसकी यूनिट के बारे में है, 1 हेनरी के बराबर कितना होगा, और यहाँ पे उसका फिर से यूनिट डायमेंशन के बारे में बात की गई है। और फिर से वही यहाँ पे दो समतुल्य का है, यहाँ पे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कपलिंग के बारे में बात की गई। कपलिंग का मतलब है कि यहाँ पे दो कॉइल अगर लगे रहते हैं तो उनके बीच में भी कपलिंग होती है, तो उसमें कैसे वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है L1 और L1 L2 दिया है और इन दोनों के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो M12 दिया हुआ है। तो अगर इसका इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो देखिए क्या है, ये दोनों सीरीज़ में और ये जो बिंदु हैं इसका मतलब है कि ये ऐसे सोचें कि ये हमारा प्लस है और ये इसका माइनस है, ये प्लस है और ये इसका माइनस है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो क्या मिलेगा, ये प्लस माइनस फिर प्लस और माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे L1 प्लस L2 तो सिंपली सीरीज़ में है तो वो L1 प्लस L2 होता है। अभी इसके आगे डेरिवेशन भी आएगा और इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 इंटू M1 इंटू M2। अगर ये प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्लस में लिखा जाएगा, और दूसरे डायग्राम में देखिए तो यहाँ पर उल्टा हो गया है। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, उल्टा इन द सेंस, इसमें आप देखिए तो यहाँ पे बिंदी लगा दी गई है और यहाँ पे बिंदी लगा दी, तो फिर से वो वैल्यू वही आएगी क्योंकि यहाँ पे फिर से माइनस प्लस आ रहा है। तो लेकिन अगर किसी में उल्टा हो जाए, उल्टा हो जाने का मतलब जैसे यहाँ पे आप देखिए इस डायग्राम को और इस डायग्राम को, यानी कि 14.27 को, तो आप देखेंगे तो क्या होगा, L1 प्लस L2, अब यहाँ देखिए प्लस माइनस प्लस, तो इसलिए यहाँ माइनस का 2 टाइम्स लग गया है। तो इन चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर भी इस डायग्राम में भी निकाल सकते हैं L इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, ये सब आपस में सीरीज़ में है तो L1 प्लस L2 L3 L4 L5 हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ प्लस माइनस, अब हम इस म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो प्लस माइनस प्लस, तो यानी कि माइनस टाइम्स 2 M12 आ जाएगा। M1 और M3 की बात करें यानी कि L1 और L3, तो ये देखिए प्लस माइनस और फिर यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए प्लस में लिखा गया प्लस 2 M13 है। इसके बाद आप देखेंगे तो M15 की तो प्लस माइनस और यहाँ से घूम के आए तो देखिए फिर से प्लस और माइनस है, इसलिए इसको भी प्लस में लिखा गया है। और 4 और 5 के बीच का देखेंगे तो प्लस और माइनस, तो इसलिए इसको भी प्लस में लिखा गया है। तो अभी इन चीज़ों को आप एक बार ज़रूर देखें, मैं नोट्स भी अभी PDF फॉर्मेट में भी डाल दूंगा और ये वीडियो भी ज़रूर ध्यान से सुनें, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप ज़रूर मुझसे संपर्क करें। थैंक यू।